रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से बातों और चर्चाओं के जरिए रास्ता निकालने की गुंजाइश धीरे धीरे अब खत्म होती दिख रही है। रूस ने यूक्रेन में मौजूद पावर प्लांट पर मिसाइल दाग दिए, जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें थम गई। एक ऐसी अनहोनी जो होते होते बच गई, एक बड़ी मानवीय त्रासदी का दाग दुनिया के दामन पर रख जाता। देखिए ये रिपोर्ट। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में आग। शहर शहर तबाही की तस्वीरें। महायुद्ध में बदली दो देशों की जंग। एक के बाद एक यूक्रेन की सरजमीन पर ये धमाके एक मुल्क को मलबे में तब्दील कर रहे हैं और दुनिया भर की बिरादरी इसे रोकने में नाकाम है। इस ढहती इमारतों के बीच यूक्रेन के लोगों की उम्मीदें भी अब निस्तो नाबूद हो चुकी हैं। मिल बैठकर रास्ता निकालने की दो कोशिशों के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला किया है। इस बात का डर भी जाहिर किया कि अगर परमाणु धमाका हुआ तो पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувалися. Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. जिस परमाणु पावर प्लांट पर रूस के हमले की बात कही जा रही है, वो यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। कहा यह जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के इस परमाणु पावर प्लांट को हमले के बाद अपने कब्जे में ले लिया है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के तख्त हिल गए हैं। The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. अमेरिका और यूके तुरंत एक्शन में आए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की है। He miscalculated the strength of the Ukrainian resistance, and he also miscalculated and underestimated the strength of Western unity and Western resolve. ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, जर्मन वाइस चांसलर ओलोफ समेत कई नेताओं को भी फोन किए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का एक वीडियो भी शेयर किया गया है। इस हमले के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिर्देशक राफेल ग्रासी ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री श्यामगल और यूक्रेनी एटॉमिक रेगुलेटर और ऑपरेटर के साथ बात की है। उन्होंने रूस से तुरंत अपने ऑपरेशन पर रोक लगाने को कहा। साथ ही रिएक्टरों से टकराने पर गंभीर खतरे की चेतावनी भी दी। हालांकि IAEA ने यह भी बताया कि प्लांट के जरूरी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। All the safety systems of the 6 reactors at the plant were not affected. इधर यूक्रेन और रूस के बीच जारी दूसरे दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि दोनों देश जल्द ही तीसरे दौर की वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। वार्ता में शामिल एक यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के हवाले से यह जानकारी दी गई है। सदस्य ने कहा है कि यूक्रेन जिस इरादे से बातचीत में आया था, उस पर उसे सफलता नहीं मिली। हालांकि दोनों पक्ष नागरिकों को निकालने के लिए एक कॉरिडोर बनाने पर सहमत हुए हैं। ET नाउ स्वदेश।
चलिए, इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ राजा, जो कंसल्टेंट और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। मारूफ सर, मेरा पहला सवाल आपसे है और मैं समझना ये चाहता हूँ कि क्या ये जो न्यूक्लियर जो अटैक था न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होते होते बचा है, या रूस के द्वारा दिखाया गया है कि हम वहाँ कर सकते थे लेकिन हमने आसपास के इलाकों में बमबारी करी है? देखिए, आपने तो दो रास्ते दिखाए हैं कि जो हमारी समझ में ये अटैक है या हुआ है। तीसरा एक रूस की तरफ से कहना है कि इस पावर प्लांट के ऊपर यूक्रेन ने एक हमला किया है, दिखाने के लिए कि रूस आगे बढ़ रहा है और रूस को जितना जल्द आप रोक सके रोकें, नहीं तो यूरोप के पूरे अंदर बहुत किस्म के हादसे हो सकते हैं। न्यूक्लियर बिजली जिसके ऊपर ज्यादातर यूरोप चलता है वो रुक जा सकती है। तो ये डर जो है बैठा के भी यूरोपियन देशों को अंदर लाने का एक तरीका हो सकता है। अब क्या सच है? देखिए, लड़ाई में कहते हैं कि सबसे बड़ी चोट पहुंचती है सच को। आगे जाके पता चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं जितना देख रहा हूं मुझे 3-4 चीजें समझ में आ रही। अगर आप मैप देखें यूक्रेन का और आज तक देखें कि कहां कहां रूस की सेना बढ़ती हुई आई है, तो तकरीबन सारा इलाका जो यूक्रेन का बॉर्डर जो है, कीव से लेके आगे रूस की तरफ जाते हुए और नीचे समुद्रों की तरफ, सी ऑफ अज़ोव की तरफ जाए और फिर ब्लैक सी की तरफ जाए, वो पूरा बॉर्डर का इलाका जो है कई कई किलोमीटर तक रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। तो एक किस्म से जो बॉर्डर है यूक्रेन का, उस बॉर्डर का ईस्टर्न बॉर्डर के इलाके में एक मोटा सा बेल्ट बना दिया है जिसमें तकरीबन चारों तरफ रूस की सेना फैली हुई है। तो बहुत सी चीजें जो नजर आ रही हैं, वो पहली बात तो मुझे ये मेरे दिमाग में आ गई है कि जितना अमेरिकी और यूरोप के इंटेलिजेंस के शख्स हैं जिन्होंने हिसाब लगाया, जो ऐलान किया है, इनके सारे समझ और कैलकुलेशन से अलग पुतिन साहब और इनका हमला चल रहा है। हाँ, हमला कई जगह रुक गया है, रुकावटें मिली हैं, क्योंकि ना पुतिन ने, ना रूसी सेना ने, ना दुनिया ने ये उम्मीद की थी कि यूक्रेन के लोग इस तरह डट के लड़ेंगे। लेकिन वो लड़ाई ज्यादातर जो है अभी कीव जो कैपिटल सिटी है उसके अंदर और आसपास हो रही है। बाकी के बहुत से शहर एक के बाद एक गिर रहे हैं रूस के कब्जे में। तो अभी रास्ता एक ही है मेरे हिसाब से कि दुनिया के देश ऐलान करने के अलावा, पैसे देने के अलावा, छोटे मोटे हथियार देने के अलावा कुछ एक किस्म का रास्ता निकाले जिससे रूस पे अभी भी रुकावट डाल पाए। और रास्ता यही है, ये सब इनका जो बार बार कहना है कि साहब जो नेटो का हिस्सा है वो देश तो लड़ नहीं सकता। मेरे ख्याल से ये एक इन्होंने अपने आप को बच के निकलने का एक रास्ता निकाला है। नेटो का जो क्लॉज है वो क्या है? वो क्लॉज ये है कि किसी भी नेटो के देश के ऊपर अगर कोई और हमला करेगा तो नेटो के देश सारे मिलकर उसका जवाब देंगे। लेकिन यहाँ नहीं कहीं लिखा है कि नेटो के सैनिक अगर कहीं लड़ाई के क्षेत्र में उतर आए हैं तो उनके ऊपर कोई हमला करे तो नेटो दूर से उड़ के आके उनकी भी मदद करेगा। अगर यही बात होती तो क्यों अमेरिका और नेटो ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान और इराक में डाला? वहां भी तो उनके ऊपर हमले हुए हैं, चाहे आईसिस के हुए हैं, चाहे तालिबान हुए हैं, तब तो वो उनसे ही लड़ते रहे। जहां से तालिबान आ रहा था, जैसे पाकिस्तान से, उसका तो घेला नहीं किया इन्होंने। ना ही आईसिस जहां से आ रहा था, जिन देशों से बन के आया है, अरब देशों के अंदर से ही बन के आया है, उनको तो नेटो ने हमला किया नहीं, खाली आईसिस के पीछे पड़े थे। तो अब क्या वो रूस की सेना के पीछे क्यों नहीं पड़ सकते हैं अगर उनके दिल में वाकई हमदर्दी है यूक्रेन के लोगों?
मैं ना आपके जवाब से 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं, मैं एक एक करके लूँगा। पहला सवाल न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर ही रहेगा। जैसे कि आपने कहा कि एक जो थ्योरी है वो ये भी निकल के आ रही है कि रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन ने अटैक्स कराए हैं, और रशिया की एक और ये थ्योरी है कि हमने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कब्जा भी इसलिए किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी सेफ्टी बनाए रखें, वरना यूक्रेन खुद इस पर अटैक कर सकता है या ये दिखा सकता है कि रशिया इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक करना चाह रहा है। इस थ्योरी को आप कितना सही मानते हैं, आपकी जितनी भी एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से? एक ही चीज देखिए इस थ्योरी को सपोर्ट कर सकती है कि जो हमला हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, वो उसकी खास ऐसी फैसिलिटीज पर नहीं हुआ है। काफी लंबा चौड़ा पावर प्लांट है। आपके खुद संवाददाता ने बताया है कि इसमें से जो 6 रिएक्टर हैं, सुना है कि यूक्रेन में 15 रिएक्टर हैं, 15 में से तो 6 ऐसी पावर प्लांट हैं। किसी भी रिएक्टर को नुकसान नहीं हुआ, आसपास के इलाके को हुआ है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे हम सब जानते हैं काफी फैला हुआ होता है, एक छोटी कॉलोनी के बराबर होता है। तो वहां पे आप आसपास जो जरूरी इलाका है वो अंदर की तरफ होता है और बाहर पे एक पेरिफेरी होती है। तो पेरिफेरी में आप हमला वगैरह करके आप न्यूज करें, डर बैठाएं लोगों के अंदर, और असली जो पावर देने वाली हैं, जो केमिकल पे चलती हैं, जिनके अंदर जो एक्सप्लोजन का सामान है, जो हो सकती है, बात बिगड़ सकती है, उसको आप बचा के देखिए। क्योंकि किसी भी पावर प्लांट की जो सिक्योरिटी होती है वो पेरिफेरल होती है। एक इनर पेरिफेरी होती है, मिडिल पेरिफेरी होती है, एक आउटर पेरिफेरी। तो बाहर के इलाके पे हमला हुआ है, तभी तो इसकी वजह से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कुछ आस पास की बिल्डिंगें कुछ जली हैं, और इसको लेके अगर आप ज्यादा बात को बढ़ाएं तो दुनिया के दिल में और डर बैठेगा। लेकिन जो चेरनोबिल टाइप, जो बार बार यूक्रेन कह रही है कि चेरनोबिल टाइप जो हादसा हुआ था, वो तो चलते हुए पावर प्लांट का जो मध्य का इलाका है, बीच का इलाका है, वहां हुआ। तो इसमें एक सवाल यही आता है सर कि क्या रशिया, अगर हम यूक्रेन की बात को मानते हैं कि जो हमला है वो रूसी सेना की तरफ से हुआ है, रशिया भी इस बात को जानता है कि जैसे ही यहाँ पर हमला होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो जो वेस्टर्न जो नेटो देश हैं वो शायद तक और तेज़ी से आ जाएंगे। और क्या रशिया इस समय नेटो के फोर्सेस से लड़ने को तैयार है? कि अभी तक तो उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि यूक्रेन के जो सिटीजन्स हैं उनको अकेला छोड़ दिया गया है, उनको मदद करी जा रही है, सैंक्शन रशिया पे लगाए जा रहे हैं, पर अभी तक नेटो की सेनाएं यूक्रेन नहीं पहुंची हैं। तो क्या रशिया इस तरीके का रिस्क ले सकता है इस समय, जब उसको पता है कि नेटो का बाहर से सपोर्ट है, अंदरूनी सपोर्ट नहीं आया है? देखिए, रशिया के दिमाग में क्या है, हम लोग इसके बारे में वार्तालाप भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन इतना तो साबित हो गया है कि नेटो मैदान में उतरने से झिझक रहा है और रशिया इसी चीज का फायदा उठा रहा है। दूसरी बात यह है कि पुतिन साहब ने पहले भी बोला है कि देखिए, मैं नेटो के साथ लड़ाई लड़ना नहीं चाहता और नेटो को आप यूक्रेन में मत भेजिए मेरे साथ मुठभेड़ करने के लिए, क्योंकि बात फिर और बिगड़ सकती है। तीसरी चीज ये है कि उन्होंने बार बार ऐलान किया है ये कि आप मेरे को रुकावटें पैदा ना करें कि मुझ पर ये जोर पड़े, मेरी खुद की जो मेरे पॉलिसी मेकर्स हैं, कि आप बात को और बढ़ाएं जिससे कि मुझे ऐसे भी हथियार इस्तेमाल करना पड़े जिससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है। और ये हम खाली जमीनी लड़ाई न देखें, हमें देखना चाहिए कि लड़ाई के मल्टीपल डायमेंशन, यानी कि एक डायमेंशन हो सकता है। एक तो अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने के बाद बोला था कि हम कभी अपने सैनिक जमीन पर नहीं डालें, क्योंकि उनको जो झटका मिला अफगानिस्तान में, वो वापस उस बेइज्जती से बचने के लिए ही यूरोप में इन्वॉल्व हुए थे। क्या अमेरिका को क्या पता था कि यही अब उनकी डबल बेइज्जती होने वाली है जो हालात यूक्रेन में है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका ने ये भी बोला था कि हम ओवर द होराइजन सपोर्ट दे सकते हैं। ओवर द होराइजन का क्या मतलब होता है कि हवाई सैनिकों के साथ, हवाई सेना के साथ, एयरफोर्स के साथ। तो वो क्यों अभी नहीं दे रहे? वो क्यों नहीं यूक्रेन का मदद कर रहे हैं
अपनी हवाई जहाजों को इस मैदान में उतार के रूसी सेना को रोकने के लिए। वहां तो कोई सैनिक मुठभेड़ नहीं हो रहा है। अगर 2-4 अमेरिकी सैनिक और हवाई जहाज आसमान से उड़ गए और टूट के गिरे तो ठीक है, इतना तो कोई भी लड़ने के मैदान में आता है तो कैजुअलिटी आप 5% का तो लेके चलते ही, तो हो सकता है 50 एयरक्राफ्ट डालेंगे, 100 एयरक्राफ्ट डालेंगे, 5 अगर आपके उड़ गए रूसी एंटी एयरक्राफ्ट फायर से तो क्या नुकसान, कम से कम एक डर और झिझक तो बैठेगी रूस के दिमाग के अंदर। वो भी अमेरिका नहीं कर रहा है। तो आप देखिए जो ये देश जो हैं, हमको भी, भारत को भी अपने लपेटे में लेने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत क्यों नहीं वोट कर रहा है। अरे भारत को, तुम्हारी लड़ाई है, तुमने शुरू की है, तुम खत्म करो, हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। हमारी जो चाइना के साथ लड़ाई है या टेंशन में कोई तुम्हें से मदद के लिए आया था, कुछ ऐलान किया था तुमने, यूएन ने चाइना की निंदा की थी, क्या तुम आगे आओगे बढ़ के? नहीं, खाली मीटिंग और कॉन्फ्रेंस और बहुत जैसी समिटें करते रहते हैं जिसमें अपने आप को दिलासा देते रहते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा चाइना के खिलाफ फ्रंट बनाया है और असल में उनकी दुश्मनी चाइना के खिलाफ है। तो रूस के खिलाफ इन्होंने क्यों ये पंगा खड़ा किया। और तीसरी चीज ये है कि और भी तरीके हैं जिससे आप रूस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप देखिए ब्लैक सी फ्लीट जो है, जो समुद्र है यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, वहां पे भी अमेरिका के पनडुब्बियां और जहाजें जा सकती हैं और जाके रूस की नौसेना का नुकसान कर सकती। रूस साथ ही साथ ने बताया है कि मैं साइबर अटैक करके आपके बैंकिंग सिस्टम वगैरह को सबको रोक सकता हूँ। इसलिए सैंक्शन का ऐलान तो हुआ जा रहा है, लेकिन जमीन पे देखिए क्या सैंक्शन हुआ है। तेल और तेल जैसे गैस के जो व्यापार होते हैं उस पर कोई सैंक्शन है, क्योंकि वो जानते हैं कि रशिया को अगर रोकेंगे तो रशिया यूरोप का गैस और तेल रोक देगा और इसमें फिर यूरोप को ठंड में सड़ना पड़ेगा। और दूसरा जो है, इन्होंने इतने बड़े ऐलान किए हैं कि साहब हम आपका स्विफ्ट सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम रोक देंगे, लेकिन इस सिस्टम से रोके हुए ये भी उनको इन्होंने विचार कर लिया है कि हम ऐसे सैंक्शन लाएंगे जिससे यूरोप का नुकसान नहीं हो, चाइना का नुकसान नहीं हो, खाली रशिया का नुकसान। वो नहीं हो सकता। फरूख सर, मैं आपको यही रोकना चाहूँगा और दरअसल समय की हमारे पास कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इन सब चीज़ों के बारे में और जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।